नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात बिहार के जो 4 विधानसभा में उपचुनाव हुआ है उस चुनाव परिणाम का 2025 के विधानसभा चुनाव पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष कहता था कि ये सेमीफाइनल है और सेमीफाइनल में खास करके जिस तरीके से जदयू बेलागंज सीट जीती है, जो आज नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहे तब भी, आरजेडी के साथ रहे तब भी। आरजेडी के साथ तो एक ही चुनाव वो लड़े 2015 का, बाकी सारे चुनाव वो बीजेपी के साथ लड़े, लेकिन बेलागंज का वो अवैध दुर्ग को, जो MY समीकरण का सबसे मजबूत दुर्ग माना जाता था, उसको वो भेद नहीं पाए। लेकिन इस बार उन्होंने वो भेदा ही नहीं, बुरी तरह से सुरेंद्र यादव के बेटे को उनके उम्मीदवार मनोरमा देवी ने हराया भी है। ठीक उसी तरीके से अगर बात तरारी की करें तो तरारी में भाकपा माले मतलब अपने पिछले 3 चुनाव में इतनी बुरी हार उन्होंने कभी नहीं देखी थी, जो हार का सामना तरारी में उनको करना पड़ा। रामगढ़ में तो फाइट पिछले बार भी बहुत क्लोज था, इस बार भी बहुत क्लोज रहा, लेकिन लड़ाई में इस बार जगतानंद सिंह का परिवार बाहर हो रहा। और इमामगंज में जो कुछ भी हुआ, संकेत है कि बिहार के चुनाव में दलित राजनीति में एक अलग तरीके की चीज़ें देखने को चंद दिनों बाद आपको दिखाई दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। हमारे साथ इस तमाम बिंदु पर चर्चा करने के लिए अरुण पांडे सर हैं। सर, चुनाव तो सिर्फ 4 जगह पे ही हुआ है, लेकिन कुछ संकेत जो मिले हैं, बेलागंज में MY समीकरण टूटा, ओसामा तक को मैदान में उतारे, लेकिन वो चीज़ें उस तरीके से सामने नहीं आए। क्या संकेत है 2025 के लिए? देखिए संतोष जी, अभी तो आज 4 सीटों के लिए जो नतीजे आए हैं, आपने प्रारंभिक चर्चा में कुछ बहुत गंभीर बातें की हैं। निश्चित रूप से जब कोई नतीजा आता है तो उसकी समीक्षा होती है और भविष्य में उसके क्या प्रभाव दिखेंगे इसका आकलन होता है। एक तो बात ये हम सबों के लिए समझने की बात है कि हर चुनाव का एक अलग अलग परिदृश्य होता है। अभी चंद दिन पहले लोकसभा के चुनाव हुए हैं और ये वही क्षेत्र है जहाँ महागठबंधन का डंका बजा था। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और उत्तर बिहार में 26 सीट है, उसमें महागठबंधन को सिर्फ 3 सीटें मिली। वो सीटें मिली, एक तो जीती हुई सीट थी किशनगंज, दूसरी सीट कटिहार मिली और फिर पूर्णिया सीट मिली। निर्दलीय भी जीते तो एनडीए की तो हार ही हुई थी, एनडीए की सीट छिड़ गई थी, जदयू के सिटिंग MP थी। लेकिन इधर मध्य बिहार में जो बची 14 सीटें थी, उसमें 7 सीटें महागठबंधन ने जीती थी। और तो और आपने ठीक ही कहा, दुर्ग था माले के लिए न सिर्फ काराकाट की सीट जीती, आरा की सीट जहाँ से केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह थे वो सीट भी जीती। और तब कि उसी विधायक के कारण जिनके इस्तीफे से तरारी में उपचुनाव हुआ, वहाँ ऐसी हार। राजू यादव कैंडिडेट थे वहाँ माले के, तो ये यादव कैंडिडेट के कारण भी तो क्या विरोध झेलना पड़ा, कहीं ना कहीं क्या कारण है आखिर। देखिए, वाम दल में माले का एक संगठन वाली पार्टी है और वहाँ पार्टी की ऐसी करारी हार होना सचमुच उस पार्टी के लिए तो एक आईना देखने लायक है। बाकी 2 सीटों की जो आपने चर्चा की है, 34 साल का किला ध्वस्त हो गया बेलागंज में। आपने ठीक वो चर्चा की, सुरेंद्र यादव वहाँ से चाहे वो सत्ता में साथ रहे या सत्ता के खिलाफ, मंत्री भी बने थे और उनके इस्तीफे से सीट खाली हुई थी। अभी जहानाबाद के सांसद बने हैं और बेटा को ही वहाँ, उनके बेटे को लालू यादव ने टिकट दिया था और अपनी पूरी प्रतिष्ठा लगा दी। लालू यादव और 4 सीटों के लिए उपचुनाव में कहीं प्रचार करने नहीं गए थे, वहाँ प्रचार करने गए। तेजस्वी ने वहाँ कैंप किया और तो और ओसामा को भी ले गए थे। ओसामा की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि शहाबुद्दीन के बेटे हैं और मुसलमान वोट MY जो लालू प्रसाद का कोर वोट बैंक कहते हैं, उस पर कहीं खतरा दिख रहा था, तो इसके कारण गए, तभी वो किला ध्वस्त हो गया। न यादव का वो साथ मिला और लालू यादव का यादव कैंडिडेट हार गया और नीतीश कुमार का की यादव कैंडिडेट जीत गई। और जो मुस्लिम आज तक यही मानते हैं कि भाजपा को जो हराए उसको मुसलमान वोट देते हैं। वहाँ के मुसलमान मतदाताओं ने गले लगा लिया जन स्वराज को और जन स्वराज का पहले से स्ट्रेटजी है, घोषणा कर रखी है कि भाई हमारा बिहार में चुनाव में करना हमें क्या है, राजद के लालटेन से तेल निकाल लेना है। उनका इशारा ये है कि राजद का जो MY है, यादव और मुस्लिम, हम यदि मुसलमान को अलग कर देते हैं तो राजद यूं ही सिमट जाएगा। उसका एक प्रयोग भले ही जन स्वराज पार्टी
इस उपचुनाव में तो उसको सबसे अधिक झटका लगा है। दावा भले प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार करके किसी को जिताते हैं, लेकिन खुद जब चुनाव लड़ने के लिए पार्टी लेकर आए तो कहीं वो न रनर तो छोड़ दीजिए, विनर भी कहीं नहीं रहे। हाँ, ये बात ठीक है कि हम एक आकलन करते हैं तो उसमें लगता है कि जनस्वराज कैंडिडेट के कारण राजद की हार हुई। बाकी रामगढ़ की सीट को मैं शर्मनाक हार मानता हूँ। कोई जो पार्टी प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल हो, जो सत्ता में आने के लिए आतुर है, तेजस्वी यादव 2 बार नीतीश के साथ डिप्टी सीएम बने और अब सीएम बनना है, और उनकी पार्टी वहाँ तीसरे स्थान पर चली जाए और यादव वोटर्स वहाँ राजद के वोट को नहीं, अंबिका यादव वहाँ एक एमएलए उनके भतीजे को सुशील यादव को पर भरोसा किया, तभी तो वहाँ मुकाबला हुआ बीजेपी में और बसपा में, और कुछ राउंड की गिनती में तो बसपा वहाँ लीड कर रही थी। अब इतने मामूली अंतर से, जैसे पिछले चुनाव में भी बहुत यहाँ अंतर से हार जीत हुई थी, इस बार वहाँ बीजेपी जीतने में कामयाब हुई और राजद की सीट जो 1 सीट 2 सीटें थी उसमें 1 सीट जदयू ने जीत ली बेलागंज की, और 1 सीट जीत ली रामगढ़ की सीट बीजेपी ने, और दूसरी सीट तराड़ी में भी बीजेपी ने जीत ली। हाँ ठीक है, जीतन राम मांझी इमामगंज की सीट को बचाने में कामयाब रहे, उनकी प्रतिष्ठा बची, उनकी बहू जीत गई। लेकिन वहाँ भी जो एक आपने संकेत किया है इशारों में कि आने वाले दिन में जो एक दलित राजनीति में, तो वहाँ चिराग गए नहीं, और अभी एक मुद्दा पूरे देश में वो मुद्दा समाप्त नहीं। भले ही प्रधानमंत्री ने दलित सांसदों की दलित राजनीति को संभालने के लिए लोगों को भरोसा कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है तो हम कोई इसमें कहीं क्रीमी लेयर लागू नहीं करने जा रहे हैं। मतलब जो यही तो कहते हैं जीतन राम मांझी कि भी दलितों में 4 जातियाँ खोल कर कहा उन्होंने कि भाई चमार, दुसाध, फिर उसके बाद धोबी, ये 3 जाति, और एक कि ये लोग पासी, ये 4 लोग ही लाभ ले रहे हैं आरक्षण का ज़्यादा, शिक्षा में, आर्थिक रूप से, और जो हमारे जैसे मतलब मुसहर जात और भी इससे जो लोग कभी अवसर ही नहीं मिला, 95% सारा अवसर उन लोगों में, तो हम पीछे ही रहेंगे क्या। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत किया, लेकिन चिराग पासवान ने इसका उसी ढंग से विरोध किया। यहाँ तक कि विपक्ष ने जब भारत बंद का कॉल दिया तो चिराग केंद्रीय मंत्री रहते उस भारत बंद का सपोर्ट किए थे। तो ये दलित राजनीति में एक जो ये मुद्दा अभी न थम गया है न समाप्त हो गया है, आने वाले दिन में एक राजनीति का मुद्दा बनेगा। इसलिए कि बिहार नहीं पूरे देश में सैकड़ों की संख्या में दलित जाती हैं, वो एक इशू है। लेकिन बिहार का जो आज का नतीजा है, ये महागठबंधन के लिए तो सचमुच महागठबंधन लूट गया, उसका सुपरा साफ हो गया। वो जीत का खाता खोलने की बात तो छोड़ दीजिए, खाता ही बंद हो गया उसका। 2 जीती हुई सीटें गंवाने का मतलब खाता खोलना थोड़े हम कहेंगे खाता बंद हो गया। तो ये चुनाव नज़दीक महागठबंधन के लिए लेसनिंग है, और जो एमवाई समीकरण पर तो सामने अब खतरा दिख रहा है कि भाई यदि विकल्प मिले तो यादव भी मुखातिब हो सकते हैं, लालू को छोड़कर किसी को गले लगा सकते हैं, और मुसलमान भी, जिनके बारे में अब एक परसेप्शन बना है अभी तक, और है भी सही, कि भाई जो बीजेपी को हराता है मुसलमान, और मुसलमान वोट के लिए भाजपा भी कोई मेहनत चिंता नहीं करती है। लेकिन ये चुनाव जो है, कहीं जो नतीजे आए हैं वो महागठबंधन के लिए मच लेसनिंग है, और ये एक संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष का होना तो मजबूत है। रही बात अभी 1 साल है चुनाव के, तो ये 1 साल के चुनाव में ये एक संकेत किसके लिए है कि महागठबंधन को यदि नीतीश को चुनौती देनी है तो इस हाल में चुनौती थोड़ी दिया जाएगा कि जो अपना खाता ही बंद हो जा रहा हो वो फिर सत्ता में बहुमत में आने की बात। देखिए पिछले चुनाव में जो राजद को सबसे अधिक सीटें मिली थी, 79-80 सीट मिली थी, तो तब तेजस्वी कह रहे थे कि भाई चुनाव में नीतीश कुमार कुछ धांधली करके और बहुमत हासिल कर लिए हैं, ये हड़प लिया गया बहुमत है। लेकिन सच तो ये था, मैं मानता हूँ कि वो चिराग का इफेक्ट था। चिराग ने नीतीश को हराने की ठानी थी तो खुद तो 1 ही सीट जीते, और उस विधायक को ही मिला लिया नीतीश कुमार ने, पार्टी भी तोड़वा दी। भले आज नीतीश कहते रहे, वो भी आप दिन याद करेंगे कि जब जिस दिन लोजपा टूटी थी, ललन सिंह क्या कर रहे थे दिल्ली में, रामविलास पासवान के दफ्तर तक खाली करा दिया। वही मैंने कहा। तो कुल मिला जुला कर आज का जो 4 सीटों के उपचुनाव का नतीजा है वो महागठबंधन के लिए ये लेसनिंग ही मैं इसे मानता हूँ। बाकी लेकिन तो सर जो सवाल है, जिन सवालों पर हम चाहते हैं कि थोड़ा स्पष्टता से बातचीत हो, ये 2 मुद्दा जो मुद्दा है, एक तो एमवाई के लिए अब आरजेडी को मशक्कत करनी पड़ेगी कि भाई आप जो सिंबॉलिक पॉलिटिक्स शुरू कर दिए थे कि मुसलमान किसी को टिकट दे दिए, अब सिद्दीकी और फातमी जैसे बड़े नेताओं को छोड़कर ऐसे मुसलमान को बढ़ाओ जिसका कोई अपना बेस नहीं हो।
ये संकेत है कि अब वो चीज़ें नहीं चलेंगी। ओसामा का लाना उनकी मजबूरी हुई, भले उसका कितना इम्पैक्ट पड़ा होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन 20,000 से नीचे में अगर जनस्वराज सिमटा है तो उसमें बड़ी भूमिका कहीं न कहीं रही होगी उनकी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जीतन राम मांझी तो अब घायल है। वहाँ जो पासवान का वोट था वो पूरी तरह से, और चिराग पासवान गए नहीं। और जो बॉडी लैंग्वेज चिराग पासवान की राजनीति में, बिहार की राजनीति में बार बार देखने को मिलता है, उससे नीतीश भी सहज नहीं है, कई मौके पर देखने को मिला है। ये जीतन राम मांझी का जो घायल होना, क्या आपको लगता है कि चिराग के लिए जो है सो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है? ये इस चुनाव में जो बात आपने इशारा किया, ये तो अलग है कि दोनों का दो अप्रोच, दलित राजनीति में भी अलग अलग अप्रोच है। जो वो चिराग नहीं, अप्रोच के पक्षधर रहे हैं नीतीश। सही कहा। देखिए नीतीश, क्या आपको लगता नहीं कि उस मौके का अभी तो नीतीश कुमार को ये चुनाव, अब आगे नीतीश कुमार का चुनाव हो, ये मुख्यमंत्री उन्हें बनना है, तो वो तो चाहेंगे कि दोनों को सहज तरीके से, जो आपने देखा अपने घर एनडीए की बृहत बैठक बुलाई थी इसी चुनाव के नतीजे के पहले, उसमें भी चिराग नहीं, हाँ, उसमें मांझी भी नहीं गए थे। हाँ, तो दोनों का नहीं जाना, तो तब भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि आखिर कैसी एकजुटता, और एकजुटता का संदेश देने के लिए बैठक हो रही है और फिर आगे इसी तरह से चलना है। तो ये दोनों का आगे कुछ देखना होगा, ये तो अभी बैलेंस करना है। अभी तो एक चीज़ है कि अब तो नीतीश कुछ हद तक यदि चिराग के खिलाफ नहीं, अब वो नीतीश के खिलाफ नहीं न रहेंगे। चिराग तो अब अपना जो उनका बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट है, अब आगे की जो रणनीति है नीतीश फर्स्ट करेंगे, और चिराग अब नीतीश के साथ रहेंगे। और पहले से मांझी कुछ उनकी बोली शैली क्या कुछ कहते रहे हैं वो आपके सामने रहा है, कभी नीतीश से अगाध प्रेम, कभी कुछ और। तो हर लोगों की नेता की कब किस चीज़ पर वो स्टिक करते हैं, कभी अपनी राय बदल देते हैं, कभी आप लोगों ने इसको बहुत ही तरीके से लोगों के बीच बात कही है कि भाई वो कहा करते थे कि भाई अब हम नीतीश जी के ही साथ रहें। जैसे अभी बार बार नीतीश जी कहा करते हैं कि अब हो गया 2 बार गलती, अब भाजपा का साथ नहीं छोड़ेंगे। नेताओं का कुछ कहना और फिर हमेशा के लिए उसकी प्रतिबद्धता होना कॉमन आदमी के लिए परेशानी होती है। लेकिन एक बात तो है कि बेलागंज की जीत नीतीश ने फिर साबित कर दिया कि बड़े भाई की भूमिका में हम ही हैं। मतलब ये जीत साधारण जीत नहीं है, और उनका ये इंडिविजुअल जीत है। इसमें ऐसा नहीं है कि बीजेपी की जीत की कोई बड़ी बात। देखिए, हम इसको देखें, बीजेपी की जीत और फिर एनडीए की जीत है, और इस चुनावी संग्राम में नीतीश के सामने लालू चित हो गए हैं, ये तो नतीजा है ना। तभी तो हम लोगों ने आज बात की कि भाई बेलागंज की सीट वहाँ एम-22 दरक गया, एम-22 ध्वस्त हो गया। रामगढ़ का मजबूत किला जो जगतानंद सिंह का वोट का अंतर चाहे दो, एक परिवार ही की तो सीट बनी है, वो भी नहीं बच पाई। तो ये राजद के लिए तो लेसनिंग है। कुल मिला जुलाकर अभी तो नीतीश कुमार के लिए पिछले चुनाव की तुलना में थोड़ी अनुकूल स्थिति मानता हूँ। वो ये कि जदयू और बीजेपी तो तब भी साथ था, अब उसमें इस बार मांझी भी साथ आ गए हैं। इस बार चिराग का भी जो मैंने आपसे बात किया कि नीतीश का विरोध, नीतीश का प्रोटेस्ट, बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट, अब तो है कि बिहार तो अपनी जगह है और नीतीश फर्स्ट ही उन्हें करना है। अभी मैं सुन रहा था, एक दिन चर्चा आई कि वो 5 उनकी लोकसभा की सीटें हैं, तो 30 से 40 सीट पर वो लड़ने की तैयारी। इस बार वो गलती नहीं करेंगे। पिछली बार तो 30 सीट भी देने के लिए नीतीश तैयार नहीं हुए, तभी चिराग ने फिर उन्हीं को ऑस्ट करने का अभियान शुरू किया था। रामविलास जी तब अस्वस्थ थे, मुझे भरोसे की जानकारी में 3 बार टाइम मांगा था नीतीश जी से मिलने के लिए चिराग ने, उन्होंने टाइम नहीं दिया। तो चिराग ने वो बात रामविलास जी को बताई। रामविलास जी बड़े दुखित पीड़ित भाव से कहे थे कि हाँ मैं भी जानता हूँ, और ये बात सही आपने सभी देखा है कि रामविलास पासवान की को राजनीतिक ठिकाने पर लगाने के लिए, हाशिए पर लाने के लिए और किसी नीतीश कुमार ने कोई कोशिश नहीं छोड़ी, चाहे असेंबली में मेंबर हो चाहे काउंसिल में मेंबर हो, कहीं भी। तो संजय सिंह कैसे आज हैं रामविलास का साथ छोड़ के नीतीश कुमार के साथ हैं। तो राजनीति में तो ये कहीं उठा पटक तो चलता ही रहता है। लेकिन आज का उपचुनाव मैं मानता हूँ महागठबंधन के लिए एक लेसनिंग है। और फिर तेजस्वी जिस ढंग से जिस शैली में काम कर रहे हैं, जो सलाहकार मंडली है, लालू की राजनीतिक विरासत समान है कि लालू बनने के लिए उनको उसी तरह से जनता से कनेक्ट करना होगा, अपने जो लोग उनको हैं उसमें। तो कहीं ना कहीं मुझे एक राजनेता का, एक विपक्ष के नेता का को हम लोगों ने कर्पूरी जी को बहुत नज़दीक से देखा है, उनके काम को देखा है, उनसे हर रोज़ इंटरेक्शन होता था।
तो जो देखता था मैं, तो कहाँ उसके बाद प्रशांत थोड़ा किशोर। बहुत आया आपको सुशील मोदी में। प्रशांत किशोर का सर प्रशांत किशोर तो इस चुनाव में तो उनका 2 जगह जमानत जब्त, हाँ। जहां वो लड़ाई में मतलब जहां वो दिखा सकते थे कि इक्वेशन के खिलाफ, वहां तरारी में उन्होंने राजपूत को टिकट दिया। उन्हें उम्मीद था कि राजपूत हमें वोट करेगा, लेकिन हुआ कि वो जो वहाँ रणवीर सेना का जो माले सामने में है, उसमें उनकी सारी रणनीति ध्वस्त हो गई। रामगढ़ में भी जमानत जब्त। बात अगर बेलागंज और इमामगंज की करें, जहाँ कुछ वोट उनको आया है, तो बेलागंज में पूरी तौर पर उस उम्मीदवार का वोट है, और इमामगंज में भी पासवान का जो वोट था वो वोट उसने शिफ्ट कराया। जो उनका कौशल था, जिससे कहते थे कि हम सरकार बनाते और गिराते हैं, जिस तरीके से वो बात करते थे, क्या आपको इस 4 विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद तो ये कहा जा सकता है ना कि रणनीतिकार आप जितना भी हो, जब आप मैदान में उतरे तो आप 4 चुनाव सीटों के उपचुनाव, इस उपचुनाव में कैंडिडेट के सिलेक्शन में प्रशांत किशोर की जो राजनीतिक कौशलता कहिए, चुनावी रणनीतिकार, तो वो तो विफल हो गए कि 2 अक्टूबर को पार्टी उन्होंने बनाई और 2 जगह 4 सीट के लिए कैंडिडेट करना था, वो भी 1 लॉट में नहीं 3-4 लॉट में किए। और पहला जो घोषणा किया वो बताइए ना, आप जिसको कैंडिडेट घोषणा कर रहे हैं वहाँ का वोटर लिस्ट नहीं है, कैसे? सबसे पहले सवाल हम यही किए थे, हमको याद था कि तारिक अनवर को जो है विधान परिषद का सीट नहीं मिला। यही सवाल हम प्रशांत किशोर से किए थे, भाई आप इनका वोटर लिस्ट में नाम है, तो प्रशांत किशोर का भाई इंडिया में कहीं भी वोटर लिस्ट में नाम होगा, कहीं चुनाव लड़। अभी हैरानी नहीं, जिसको इतनी सामान्य जानकारी न रखते हो कि भाई आप सभी जानते हैं कि राज्य की जो असेंबली होती है, काउंसिल होती है, वहाँ मेंबर बनने के वहाँ का उस प्रदेश का वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, प्रदेश कंस्टिट्यूंसी में नहीं, प्रदेश में। और सांसद बनने के लिए जो राज्यसभा पूरे देश में, पहले तो था कि राज्यसभा में बनने के लिए जिस प्रदेश से आता है वहाँ का होना चाहिए, उससे संशोधन हो गया। लेकिन प्रशांत किशोर तो चुनाव के पहले 2 जगह फेल हो गए, कैंडिडेट बदलना पड़ा उनका, और फिर जो नतीजे सामने आए हैं, तो मैं मानता हूं कि दावा करना और दावे की हवा निकलना, वही नतीजे वही देखते हैं। बाकी जो कुछ कहा करते हैं, अभी बड़ा बड़ा सपना देखना क्या बुरा है, तभी तो दुकान चलेगी, लोग जुटेंगे। लेकिन ये जो सेटबैक है, सेटबैक तो मैंने कहा दावे की हवा निकल गई, अब तो सेटबैक को इससे बड़ा क्या सेटबैक होगा बताइए ना। चलिए, हवा निकल गई प्रशांत किशोर का, और इस परिणाम ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि नीतीश जिसके साथ रहेंगे। एक शब्दावली का इस्तेमाल हम हाल के दिनों में मैंने नीतीश कुमार को लेकर शुरू किया है कि वो बेस्ट फिनिशर है। भले खुद वो ओपनिंग करके मतलब किसी टीम को जिता पाए नहीं, लेकिन अगर 10-15 रन अगर जीतने के लिए या 4 ओवर में 40 रन बनाना है, तो महेंद्र सिंह धोनी की तरह फिनिशर बहुत ज़बरदस्त साबित हो रहे हैं। चाहे इमामगंज का जीत हो, बेलागंज का जीत हो, या फिर रामगढ़ का जीत हो, कहीं न कहीं इमामगंज की भी हम बात करें, जहाँ तरारी की बात हो, तमाम जगहों पर वो वोटर, देखिए महिलाओं का परसेंटेज, सब जगह महिलाएं खुलकर बाहर निकली हैं, और संकेत साफ तौर पर नीतीश कुमार का जो खास फिनिशिंग टच का जो संकेत है ना, वो इन 4 विधानसभा उपचुनाव में भी देखने को मिला है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आज के चुनाव में झारखंड में परिणाम सामने आया है, ऐसे में चलते चलते सर एक मतलब सवाल कर ही देते हैं कि झारखंड के परिणाम का 2025 के विधानसभा चुनाव पर कितना असर पड़ेगा। नहीं, देखिए, मैंने प्रारंभ में ही आपसे कहा है कि हर चुनाव का एक अलग अलग परिदृश्य होता है। इस चुनाव में यदि एनडीए की जीत हुई रहती, भाजपा जीती, तो उसका हौसला और बुलंद रहता कि भाई हरियाणा में जीत लिए, हरियाणा में हैट्रिक लगा ली। लोग कह रहे थे, सारे चुनावी पंडित और एग्जिट पोल भी ऐसा नहीं कह रहा था, तो एक मोरल बूस्टअप होगा। लेकिन सर एक सवाल, भाजपा हारी नहीं है, सत्ता पाने में कामयाब नहीं रही। एक सवाल सर मेरा है, चलते चलते ये बड़ा विवादास्पद सवाल है। हम आप सब लोग राजनीति को वर्षों से देख रहे हैं, आप तो हम 30-40 साल पहले से देख रहे हैं। ये कैसे संभव है कि हम लोग जैसे मान रहे थे कि 4-0 से जीत हो रही है और चारों राजद जीत जाएगी, संभव है क्या? आप लोग, हम सब लोग एग्जिट पोल के हिस्सेदार रहे हैं, हम लोग सब लोग एक एक जो लोकसभा हो यही जो है, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है अप्रत्याशित। लेकिन हरियाणा में भी सारे एग्जिट पोल फेल हो गए, सारे रिपोर्टर जो वहाँ गए उसके ओपिनियन फेल हो गए। महाराष्ट्र में किसी ने भी नहीं कहा था कि ये सिचुएशन होगा। ऐसे में आपको लगता नहीं है कि जो सत्ता में सरकार में जो जहाँ है
कुछ न कुछ ऐसी चीजें चल रही देखिए हैं जो मैं खेला समझ होने गया। वाली बात आप है। जो कह रहे हैं, देखिए ये पूरे सिस्टम में जो बात आज इस नतीजे के बाद, तब फिर तो प्रियंका को नहीं जीतना चाहिए था। देखिए विपक्ष जब कहीं हारता है तो ईवीएम एथिक्स को लाता है नहीं, हम चुनाव में। यही बात मैं कर रहा हूँ संतोष जी, जो आप सवाल कर रहे हैं उसकी कहीं आहट ध्वनि उसी ओर जाती है। नहीं, हम वो नहीं कर रहे। हाँ। एक पत्रकार के रूप में अरुण पांडे के पास 40 वर्षों का एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने कल कह दिया कि 4-0 से हार जीत होगी। और ये ऐसा नहीं है कि ऐसा अनुभवी पत्रकार सिर्फ बिहार में ही है, नहीं ठीक कह रहा है, पूरे देश मैं में पत्रकार मानता हूँ। है। देखिए जो पत्रकार मान लीजिए कि वो अलग चीज है, जो पत्रकार हरियाणा का चुनाव कवर किया, जो एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल कैसे होता है, देखिए वो बाजार के लिए नहीं है, बहुत सारे एक्सपर्ट उसके साथ रहते हैं, बहुत सारे एनालिसिस का वो विश्लेषण करते हैं, क्योंकि भाई उसका भी तो टीआरपी है, उसी से उसका भोजन बात चलता है। महाराष्ट्र ये एक बात तो आज सामने में आ गई कि ईवीएम को लेकर विपक्ष की बात हम नहीं कर रहे हैं, कुछ ना कुछ चीजें ऐसी चल रही हैं जो देखिए इतना उलट, तो ये सीधे कि आप अरुण पांडे अगर ओपिनियन दे रहे हैं कि चारों का चारों सीट बीजेपी जीत रही है, मतलब एनडीए जीत रहा है, और चारों सीट अगर आरजेडी जीत जाए, क्योंकि ऐसा जनता का नब्ज टटोलने वाले पूरे देश में लोग हैं। ठीक कह रहे हैं आप। तो यहीं पर मैं आपसे कहता हूँ, वो जिस तरह से टटोलने वाले जर्नलिस्ट हो या वो एजेंसियां हैं जो एग्जिट पोल करती हैं और नतीजे उसे सिफर होता है, तो उसकी विश्वसनीयता उस पर आँच आती है, सवाल उठता है। अब वो कोई दावा करने वाले लोग चाहे जो जानकार बताते हैं, मैं ही आपसे बात करता हूँ हमेशा ये बात, जब भी ये सवाल आप और मीडिया के लोग करते हैं तो मैं कहता हूँ कि देखिए हम भविष्यवक्ता हम नहीं हैं। आज जो तस्वीर है मैं ये आपसे कह रहा हूँ, चुनावी परिदृश्य तो 24 घंटे पहले, चुनाव के पहले बदल जाते हैं। आज जिसके बारे में आप आकलन किए कि मैं गया वहाँ, बहुत उनके पक्ष माहौल था, और 24 घंटे भी पहले भी बदल जाते हैं। तो जिस दिन आप गए, आप खबर परोसने वाले लोग, तो जो दिखता है वो हम परोसते हैं, जब उस खबर में विचार डालते हैं ना, वही हो जाता है गड़बड़। तो जो बात आपने कही कि भाई जिन लोगों ने 4 सीट उपचुनाव में जीतने की बात की होगी, नतीजे ठीक उसके उलट आते हैं, तब तो लोगों को ये कहने में अवसर मिलता है कि भाई ये कहीं किसी से प्रतिबद्धते हैं। हम भाजपा के पक्ष में कुछ कहे तो विपक्ष वाले कहेंगे कि भाई देखिए ये तो मोदी मीडिया हैं, और मोदी के खिलाफ कुछ कहे तो वो कहेगा कि भाई तो वॉइस है, ये तो अब वो कभी रवीश कुमार की छवि मैं आप में लोग टटोलने लगेंगे। आजकल हो क्या गया है ना कि कहीं ना कहीं एक जो जिसको निष्पक्षता कहते हैं, तो कैसे निष्पक्षता की बात होगी, कुछ सही और कुछ सही, हम गलत भी नहीं बोल रहे हैं, कुछ तो सही, यही कुछ तो सही में जब गड़बड़ होता है ना, तब ये सारी बात हो जाती है संतोष जी। मैं इसको इस रूप में देखता हूँ। चलिए, बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं, लेकिन एक बात तय है कि बिहार की राजनीति पे जो पंडितों की नज़र रही है, और जिस तरीके से बिहार की राजनीति में एक विचार चला था कि नीतीश कुमार अब मतलब उस जिस मनोस्थिति में है, अब आगे चलेंगे कि नहीं चलेंगे, लेकिन वो चीज़ें जनता ने जता दी है। झारखंड का रिजल्ट सामने है, वो भी दिखा दिया कि सत्ता जहाँ है वहाँ सरकार को हटाना बड़ा मुश्किल है, चाहे उसकी वजह जो भी हो। महाराष्ट्र में भी जो चीज़ें सामने आई या जो हरियाणा में सामने आया, वो भी चीज़ें स्पष्टता के साथ सब कुछ दिख रहा है। लेकिन एक बात तो है कि महाराष्ट्र के परिणाम के बाद ईवीएम पर तो सवाल उठेगा। एक पत्रकार के रूप में मेरा भी मानना है कि पत्रकार का आकलन इस तरीके से 360 डिग्री में ये तो संभव नहीं है, क्योंकि मोदी के समर्थक हो सकते हैं, मोदी के विरोधी हो सकते हैं, लेकिन जब बहुत कम ऐसे पत्रकार हैं जो सीधे तौर पर किसी के साथ सार्वजनिक रूप से अपनी बात रख दे, वो भी अपना चेहरा बचा कर रखता है। लेकिन इस रिजल्ट के बाद ये चर्चा होना लाजमी है कि क्या जहां जिसकी सरकार है उन्हीं की फिर लौटकर सरकार बनेगी। चलिए इस बहस को यहीं खत्म करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।